विवेक शर्मा एक सरकारी स्कूल में गणित का शिक्षक है। साधारण चेहरा, शांत स्वभाव, पर दिल बहुत गहरा। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी दिनचर्या शुरू होती है। चाय बनाना, बेटे आरुष का टिफिन तैयार करना और पत्नी संध्या को सुलझे हुए शब्दों में गुड मॉर्निंग कहना। उनका 3 लोगों का छोटा सा परिवार दिल्ली की एक कॉलोनी में एक दो कमरे के फ्लैट में रहता है। मकान छोटा हो सकता है, पर विवेक का दिल बहुत बड़ा है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी और बेटा दुनिया की हर खुशी पाएं, लेकिन अपनी सीमित तनख्वाह में वह केवल जरूरी जरूरतें ही पूरी कर पाता है। मैं ज्यादा नहीं दे सकता, पर जितना भी है उसमें तुम्हारे लिए सब कुछ है, वो अक्सर संध्या से कहता। संध्या एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और तेज दिमाग की महिला है। वह विवेक से शादी तो कर चुकी है, पर जिंदगी से जो चाहती थी वो उसे कभी नहीं मिला। बड़ा घर, चमकदार सोसाइटी, ब्रांडेड कपड़े और सोशल लाइफ। शादी के कुछ सालों तक उसने विवेक के प्यार को ही अपनी खुशी माना, पर धीरे धीरे उसके अंदर का खालीपन उसे कचोटने लगा। वो अक्सर शाम को बालकनी में बैठकर सोचती, काश मैंने कुछ और सोचा होता, कोई और रास्ता चुना होता। काश। विवेक इन बातों को समझता था, पर कहता कुछ नहीं। वह बस अपनी तरफ से और मेहनत करता। कभी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेता, तो कभी स्कूली प्रोजेक्ट्स में हिस्सा। एक दिन संध्या की कॉलेज की सहेली रिया मिलने आती है। अब वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग हेड है। तुम इतनी स्मार्ट हो संध्या, इस घर में घुट क्यों रही हो? कभी खुद के लिए भी जियो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में इंटरव्यू दिलवा सकती हूँ। सैलरी भी अच्छी है और माहौल भी। संध्या के मन में एक चिंगारी जल उठती है। 2 दिन बाद संध्या रिया के ऑफिस जाती है। कंपनी की भव्य बिल्डिंग, चमचमाती लिफ्टें और ऐसी कैबिन देखकर उसका दिल कुछ और ही चाहने लगता है। इंटरव्यू लेने आता है कंपनी का मालिक करण कपूर। उम्र करीब 38, पर व्यक्तित्व ऐसा कि कमरे में आते ही सब शांत हो जाएं। संध्या उसकी आंखों में आत्मविश्वास और पैसे की चमक देखती है। करण संध्या की बातों, अंदाजे और जवाबों से प्रभावित हो जाता है। उसे नौकरी मिल जाती है, एक अच्छे पद पर, अच्छी सैलरी के साथ। जब वह शाम को घर लौटती है तो विवेक बहुत खुश होता है। तुम्हें नौकरी मिल गई? सच में? मैं कितना खुश हूं। अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर विवेक नहीं जानता कि यह नौकरी सिर्फ संध्या की आत्मनिर्भरता की शुरुआत नहीं है। ये उनके रिश्ते के इम्तिहान की शुरुआत है। अब संध्या हर सुबह नए उत्साह के साथ ऑफिस जाने लगी है। वो अब ज्यादा समय शीशे के सामने बिताती है, मेकअप करती है, कपड़े सजाती है और अपने लुक्स को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गई है। विवेक को उसकी खुशी देखकर अच्छा लगता है। संध्या, तुम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद और भी खिल उठी हो, विवेक मुस्कुराते हुए कहता। लेकिन संध्या की नजरों में अब कुछ और है, कुछ ऐसा जो वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। करण कपूर की कंपनी में उसका रुतबा बढ़ने लगा है। करण उसके आत्मविश्वास, सुंदरता और नजाकत से प्रभावित है। हर दोपहर साथ में कॉफी, मीटिंग्स के बहाने लंबी बातें और ऑफिस के बाद ड्राइव पर जाना, यह सब अब सामान्य सा लगने लगा है। एक दिन करण ने कहा, संध्या, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छिपा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जिंदगी तक ले जा सकता हूं जिसकी तुम हकदार हो। संध्या चौंक गई, पर इनकार नहीं किया। उसके दिल में कहीं ना कहीं करण की बातों ने घर बना लिया था। विवेक अब भी हर शाम घर आकर बेटे आरुष के साथ वक्त बिताता है। वह अब भी पहले की तरह चाय बनाकर संध्या का इंतजार करता है, पर अब संध्या देर से आती है, कभी काम के बहाने तो कभी मीटिंग के। एक रात जब संध्या 10 बजे घर पहुंची, विवेक ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? बहुत देर हो गई आज। संध्या ने थके हुए लहजे में कहा, विवेक, ये कंपनी कोई स्कूल नहीं है जहां 4 बजे छुट्टी हो जाए। यहां जिम्मेदारियां बड़ी हैं, समझा करो। विवेक चुप हो गया। अब संध्या अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहती है, अपने कपड़ों और सोशल सर्कल को लेकर सजग रहती है। कभी कभी वो घर में भी करण की बातों का जिक्र करने लगी थी। करण सर ऐसे सोचते हैं। करण सर ने कहा। आरव ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, पर मन में एक हल्का सा डर उभरने लगा था।
एक रविवार की दोपहर संध्या ने कहा, करण सर ने हमें एक कॉन्फ्रेंस के लिए जयपुर बुलाया है। मैं 3 दिन के लिए जा रही हूं। विवेक ने कहा, तुम अकेली जाओगी? हाँ, मेरी टीम भी होगी। कंपनी भेज रही है। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को पास बैठाकर कहानी सुनाने लगा। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। जयपुर यात्रा के बाद संध्या में और बदलाव आया। वह अब ज्यादा आत्मविश्वासी, खुले विचारों वाली और अलग सी लगने लगी थी। विवेक ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे उससे दूर हो रही है। वो जो पहले छोटी छोटी बातों में हंसती थी, अब उन्हीं बातों को नजरअंदाज कर देती है। विवेक का मन अब व्याकुल रहने लगा। एक दिन विवेक शाम को स्कूल से जल्दी लौटा। उसने सोचा संध्या को सरप्राइजेस देगा। फूल लेकर आया, आरुष के लिए आइसक्रीम, और मन में एक छोटी सी उम्मीद कि आज संध्या भी घर पर जल्दी होगी। पर दरवाजा खोलते ही उसने सुना संध्या फोन पर किसी से बात कर रही थी। नहीं करण, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी नहीं हूं, पर तुम्हारे साथ सब कुछ सुंदर लगता है। विवेक वहीं दरवाजे के पास रुक गया। आवाज धीमी हो गई और संध्या ने फोन काट दिया। विवेक कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप रसोई में गया, चाय बनाई और आरुष को खिलाया। उसने उस रात भी कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में जो था वो अब धीरे धीरे आंसुओं में बदलने लगा। अगले दिन विवेक ने संध्या से साफ बात की। क्या तुम खुश हो मुझसे? संध्या चौंकी। तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूं कि अब हमारी जिंदगी में कोई तीसरा आ चुका है। संध्या कुछ पल चुप रही, फिर कहा, विवेक, तुम अच्छे इंसान हो, पर तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है। मुझे सांस लेने के लिए और आसमान चाहिए। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। उसमें प्यार नहीं था, न शर्म न डर, बस एक अजीब सी नजाकत और ठंडापन। विवेक के सवाल अधूरे रह गए। जवाब अब शब्दों में नहीं, संध्या की चुप्पी में मिलने लगे थे। एक रविवार की सुबह, जब आरुष अपनी दादी के घर गया हुआ था, संध्या ने विवेक के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैं करण के साथ जाना चाहती हूं। वो मुझे वो सब दे सकता है जो तुम नहीं दे पाए। ये कोई गुनाह नहीं है, ये मेरी पसंद है।